नमस्कार साथियों, कैसे हो। आज मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान के भौतिक विज्ञान में से प्रकाश पाठ के बारे में समझाने वाला हूँ। ये हमारा पूरा शीर्षक एक प्रकाश होता है। इसमें से चैप्टर वाइज अलग अलग दे दिया गया है। तो पहला चैप्टर इसका जो है उसका नाम है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं प्रकाश क्या होता है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं प्रकाश। देखिए, प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि जब कभी हम कहीं अंधेरे में जाएं तो हमको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन उजाले में चीज़ दिखाई दे देती हैं। तो इस तरह से प्रकाश की परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि प्रकाश वह बाह्य कारक है, प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश एक ऐसी चीज़ है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, किंतु प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई नहीं देता है। बहुत बच्चों से अगर पूछा जाए कि आपने प्रकाश देखा है तो वह कहते हैं हाँ हमने प्रकाश देखा है, लेकिन हम प्रकाश को कभी नहीं देख सकते हैं। केवल उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ कहीं भी प्रकाश की परिभाषा देनी है तो आपको यही कहना है कि हम प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यहाँ पर एक ही बात ध्यान देने वाली है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। यह स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि प्रकाश की जब भी परिभाषा पूछी जाए तो आप ये कहेंगे प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, किंतु यह स्वयं दिखाई नहीं देता है। अब प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट की सहायता से हमें वस्तुओं कैसे दिखाई देती हैं, यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस परिघटना को लाइट द्वारा जब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं तो उसका मुख्य कारण होता है परावर्तन। इस घटना को हम कहते हैं परावर्तन, हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन। प्रकाश जब किसी सतह पर गिरता है तो वो उससे टकराकर वापस लौटता है, और वापस लौटकर जब हमारी आंखों में घुसता है तभी हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वरना हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा अगर लिखनी हो तो हम यह लिखेंगे, प्रकाश जब किसी चिकने व चमकदार तल पर गिरता है तो इसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको क्लियर हो जाती है कि प्रकाश परावर्तन जो होता है, परावर्तन के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यदि परावर्तन की घटना ना हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अर्थात वस्तु को देखने के लिए परावर्तन की घटना होना आवश्यक है। यहाँ पर जो भी मैं लिख रहा हूँ ये आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, या अपने आप नोट्स तैयार करते हुए चलें। तो प्रकाश द्वारा वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उन पर गिरे और वापस लौट जाए। यह क्रिया समझने के लिए थोड़ा हम ये ध्यान दे सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने कभी ये देखा होगा कि कभी हम लोग क्या करते हैं, शीशा जो होता है अपना चेहरा देखने वाला, उसको समतल दर्पण बोलते हैं, उस पर अगर सूरज की लाइट डालें और उसको हम चाहें तो किसी दीवार पर या अपने किसी दूसरे साथी की आंखों पर भी डाल सकते हैं। तो सूरज की रोशनी क्या होती है, दर्पण पर गिरने के बाद आंखों में लगती है आंखें। ऐसा क्यों होता है? इसी घटना को हम परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, इसके लिए मैं एक चित्र बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है। अब इस पर इधर से ये सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो जब ये इधर से पड़ेगा ये इधर से वापस लौट जाएगा। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसका दूसरा चित्र हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ये मान लीजिए हमने ये ले लिया तल,
तल वह होता है जिससे प्रकाश गिरकर लौटेगा। ठीक, यहाँ पर दर्पण भी हो सकता है, कोई आप लोगों ने देखा होगा स्टील वगैरह की चमकदार थाली हो, उस पर भी अगर लाइट ऐसे गिरे तिरछी तो दूसरी दिशा में ऐसे लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसमें जो किरण आकर गिरती है इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। इसको हम कहेंगे आपतित किरण। और जो किरण वापस लौटती है इस किरण को हम कह देंगे परावर्तित किरण। इसका नाम डाल देंगे परावर्तित किरण। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि परावर्तन क्या होता है, आपतित किरण कौन सी होती है, जो किरण आकर किसी तल पर गिरती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण इस तल से टकराकर वापस लौटती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब इन दोनों किरणों के बीच में हम नीचे ये हमारा जो तल से जिस तल से टकराकर लौट रही है इस तल को हम परावर्तक तल कह सकते हैं। इस परावर्तक तल से ही वस्तुएं वो प्रकाश की किरणें टकरा कर लौटती हैं। अब परावर्तक तल, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच में अगर हम एक लंबवत रेखा डाल लें, इस रेखा को हम अभिलंब कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चित्र जो बन गया है ये हमको ये दर्शाता है कि परावर्तन किस प्रकार होता है। अब इसमें अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम कह सकते हैं आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच में कोण बनता है इसको आर अक्षर से लिख सकते हैं। आर अक्षर से लिखने का कारण ये है कि आई फार होता है इंसीडेंस, आई से होता है इंसीडेंस, इसका नाम अलग लिख देंगे। आई का मतलब है इंसीडेंस, इंसीडेंस का मतलब होता है आपतन। तो इसे इंसीडेंस कह सकते हैं या इसको लिख सकते हैं हम एंगल ऑफ इंसीडेंस, एंगल ऑफ इंसीडेंस। हिंदी में कहेंगे आपतन कोण। इसी तरह से आर को हम लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन से आर वर्ड लिया गया है और इंसीडेंस से आई शब्द लिया गया है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को लिखेंगे हम परावर्तन कोण। तो यहाँ पर हमारा ये चित्र पूर्ण हो गया है। ये चित्र हमको बना देना है परावर्तन में, और आपको ये परिभाषा लिख देनी है जो देखिए हमने लिखी है परावर्तन की, ये परिभाषा लिख देंगे। ये चित्र बना सकते हैं और चाहें ये तो इस तरीके का भी चित्र बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए इसमें भी एक ये लाइन हम डाल लेंगे अभिलंब। ये वाली किरण हो जाएगी हमारी आपतित किरण, नीचे वाली किरण हो जाएगी परावर्तित किरण, और बीच में ये जो हम एक काल्पनिक लंबवत रेखा डालते हैं इसको कहते हैं अभिलंब। जिस तल से टकरा कर लौटेगी इसका नाम हम यहाँ पर परावर्तक तल डाल सकते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसे आई कह देंगे, और नीचे वाले कोण को आर कह देंगे। इसके आई का नाम लिख देंगे आपतन कोण, और आर वाले कोण का नाम लिख देंगे परावर्तन कोण। तो इस दोनों में से कोई भी एक चित्र हम अपने पेपर में बना सकते हैं। दोनों चित्र मैंने अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। अब इस चित्र के आधार पर हम इसके परावर्तन के नियम भी लिखाएंगे आपको। परावर्तन के नियम भी पेपर में पूछ दिए जाते हैं। परावर्तन के केवल 2 ही नियम होते हैं जिनका वर्णन मैं अभी करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल ली है परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम ये है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीन रेखाएं हमने खींची थी, अभी आपने चित्र में देखा था। एक आपतित किरण की रेखा थी, एक परावर्तित किरण की रेखा थी और एक अभिलंब की रेखा थी। तो इसी के आधार पर नियम बनाया गया है। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हमारा पहला नियम हो गया परावर्तन का। और परावर्तन का दूसरा नियम जो है वह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखेंगे हम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है। हमने 2 कोण बनाए थे, एक कोण था आपतन कोण और एक था परावर्तन कोण।
आपतन कोण को हमने लेटर आई से लिखा था और परावर्तन को आर से लिखा था, तो यहाँ पर आई इक्वल टू आर लिख सकते हैं। तो ये परावर्तन के हमारे दो नियम पूर्ण हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लिख दिया है। अब हमारे परावर्तन के ये दोनों नियम पूर्ण हो गए हैं। अगर परावर्तन के नियम पूछे जाएँ तो केवल हमें ये और ये दो नियम लिखने हैं। ठीक, अब इसके बाद बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन की। ठीक, देखिए दर्पण दो तरह के होते हैं। यहाँ पर बच्चे दर्पण का नाम तो जानते हैं। दर्पण दो तरह के होते हैं लेकिन उनका नाम गलत बता जाते हैं। दर्पण दो तरह के जब हम कहते हैं होते हैं तो बच्चे ज़्यादातर बता जाते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब दर्पण के प्रकार पूछे जाएं तो आपको दो तरह के बताने हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण एक बताएंगे, दूसरा बताएंगे गोलीय दर्पण। तो यहाँ पर जब दर्पण के प्रकार पूछे जाएं तो अवतल और उत्तल नहीं बताना है, पहले आपको बताना है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं आपके, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, इनकी खासियत क्या होती है और ये किस प्रकार के होते हैं। तो हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं। गोलीय दर्पण इसलिए इन्हें कहा जाता है कि अगर कोई गोल कांच का गोला हो, उसको काट कर दर्पण बनाया जाए तो जो दर्पण हमें प्राप्त होगा वो गोलीय दर्पण होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई एक कांच का गोला ऐसे है और इसको हम बीच से काट दें तो हमको दो हिस्से मिल जाते हैं, एक ऐसा मिल जाएगा, अब एक ऐसा मिल जाएगा। अब किसी भी लेंस को हम दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं, उसकी एक सतह पर पेंट कर देते हैं। ये एक स्पेशल पेंट होता है जिसके कारण ये परावर्तक तल का कार्य करने लगता है। तो अगर हम गड्ढे की तरफ पेंट करेंगे तो उठे हुए हिस्से पर हमें कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और उठे हुए हिस्से से परावर्तन होगा। तो जब उठे हुए हिस्से से परावर्तन होता है जिसमें उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। और इसी तरीके से अगर उठे हुए हिस्से को पेंट कर दिया जाए तो दबे हुए हिस्सा जो होता है वो परावर्तक तल बन जाता है, उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। जब उससे परावर्तन होता है तो इस प्रकार के दर्पण को हम कह देते हैं अवतल दर्पण। तो यहाँ पर इतनी चीज़ पर ध्यान रखनी है, इसीलिए इसके नाम गोलीय दर्पण होते हैं क्योंकि इसका जो सतह होती है वो गोल होती है। तो यहाँ पर दो तरीके के हमारे दर्पणों को मिल जाते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। अवतल दर्पण को हमने ऐसे ये बना लिया है, इसके एक हिस्से पर हमने यहाँ पर पेंट कर दी है। आपको दिखाने के लिए ये बता दिया है कि अब ये इसका अंदर वाला तल परावर्तक तल हो जाता है। इससे संबंधित कुछ बिंदु हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जो हमको अच्छी तरह से ज़रूर आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये देखिए मैंने एक अवतल दर्पण बना लिया है, इसका नाम लिख देंगे अवतल दर्पण। अब इसके हम बीचों बीच में दर्पण जो होता है इसके दो सिरे हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, एक ये और ये एक ये। इन सिरे का नाम हम रखते हैं यम1 और यम2। यहाँ पर जो यम1 और यम2 होता है इसको हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक। तो यहाँ पे नाम ध्यान रखने हैं, यम1 और यम2 जो हैं वो दर्पण के द्वारक होते हैं। दर्पण के बीचों बीच में एक बिंदु हम ले लेंगे P। यहाँ पर हमने बिंदु P डाल लिया है। P को कहते हैं दर्पण का ध्रुव या अंग्रेजी में लिखेंगे पोल। तो यहाँ पर अभी हमने दो चीज़ें बनाई हैं, दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक हम P से होती हुई सीधी रेखा खींच देते हैं, ये एक हम सीधी रेखा खींच देते हैं। इस सीधी रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम डालेंगे हम मुख्य अक्ष, हिंदी में, अंग्रेजी में लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। यह मुख्य अक्ष हमारी हो जाती है। अब यहाँ पर एक बिंदु और होता है, यहाँ पर मान लीजिए कि अगर इस गोले को हम पूरा करें तो एक वृत्त की तरह बनता है। वृत्त का एक केंद्र भी होता है, उसी तरीके से गोले का केंद्र होता है। तो इस पूरे गोले का जो केंद्र होगा उस केंद्र बिंदु को हम कहेंगे
उस केंद्र बिंदु को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, इसको सी से दिखाएंगे। यहाँ पर बिंदु जो सी है, सी को हम कहेंगे वक्रता केंद्र, सी को कहेंगे वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से पी तक की जो दूरी होगी उसे हम आर से लिखेंगे और कहेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र को अंग्रेजी में कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी तरीके से वक्रता त्रिज्या को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी परिभाषाएं आपकी किताब में दी हुई हैं इन सभी की, तो परिभाषाएं मैं विस्तार से लिखाऊंगा नहीं, मैं समझाते चल रहा हूँ, आप लोग अपनी किताब से इसके नोट्स बना सकते हैं। तो सी जो है वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र की परिभाषा ये होती है, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरीके से वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हम देंगे कि दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र से उस गोले की परिधि तक की दूरी, अर्थात वक्रता केंद्र सी से ध्रुव P तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसके बाद आता है मुख्य फोकस क्या होता है। अब देखिए, अगर प्रकाश इसके सामने कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे चलती हुई सीधी आती है तो ये दर्पण पर गिरने के बाद वापस लौट जाएगी। सीधी आने वाली किरण तिरछी लौटती है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। ऐसे मान लीजिए कोई दूसरी किरण ऐसे आई है तो ये सभी किरणें परावर्तन के पश्चात लौटेंगी, एक ही पॉइंट से आएँ कहीं से भी, ये किरणें कहीं से भी आएँ एक ही पॉइंट से वापस होंगी। तो जिस पॉइंट से ये किरणें वापस होंगी उस पॉइंट को हम कहते हैं यप या मुख्य फोकस। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। यहाँ पर मुख्य फोकस को सही से समझना जरूरी है। मुख्य फोकस को अंग्रेजी में कहते हैं मेन फोकस। और इसकी परिभाषा लिखेंगे कि यहाँ पे देख ले, यहाँ पर जितनी भी किरणें आती हैं वो परावर्तित होकर एक ही बिंदु से जा रही हैं, तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश की सभी किरणें, दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश की सभी किरणें या प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर लौटती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। इसकी परिभाषा हमको सही से समझनी जरूरी है, इसीलिए मैंने इसकी परिभाषा लिख दी है। दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश की सभी किरणें, यहाँ पर हम देखेंगे दर्पण पर गिरने वाली ये प्रकाश की किरण गिरी, यहाँ से लौटी, ये दूसरी किरण यहाँ से गिरी है और यहाँ से लौट रही है, तीसरी किरण नीचे से जा रही है, यहाँ से गिरी है, यहाँ से लौट रही है, चौथी यहाँ से यहाँ लौट रही है। ये सभी किरणें आप देखेंगे तो पाएंगे एक ही बिंदु से होकर वापस हो रही हैं। तो जिस एक ही बिंदु पर ये सभी किरणें काटती हैं उस बिंदु को हम मुख्य फोकस या मेन फोकस कहते हैं। इसे बड़े एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो मुख्य फोकस का बिंदु एफ होता है ये वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होता है। ये सी और पी के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होता है। आप देखेंगे यहाँ पर वक्रता केंद्र सी है और यहाँ पर दर्पण का ध्रुव पी है, इसके बीचों बीच में होगा आधी दूरी पर। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारी फोकस दूरी की भी परिभाषा बन सकती है। तो यहाँ पर हम अगर फोकस दूरी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी को अंग्रेजी में कहेंगे फोकल लेंथ। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? जो मुख्य फोकस एफ है, एफ से पी तक की दूरी। तो यहाँ पर लिख देंगे मुख्य फोकस, ब्रैकेट में एफ डाल देंगे, से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कही जाती है? फोकस दूरी कही जाती है।
और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमको, जिस पर हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बन के आता है, यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इससे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार 2026 की परीक्षा में मिल जाएगा कि यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो आप लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या की आधी होती है क्या, फोकस दूरी। दूसरा, इसके अक्षरों से भी प्रदर्शित करके आ सकता है कि r इक्वल टू क्या होता है, तो r इक्वल टू 2f होता है। छोटा f क्या होता है, फोकस दूरी। ये फार्मूला इस तरीके से हो सकता है, और अगर फोकस दूरी का निकालें तो r/2 हो जाता है, जहाँ पर छोटा f जो हमने बनाया है ये हमारी फोकस दूरी है, कैपिटल R हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हमको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हमने आपको दर्पण जो होता है उससे संबंधित लगभग सभी परिभाषाएं बता दी हैं, जो आगे चल के हमारे काम पर आएंगी। तो इस चित्र को आप ध्यान दे लें थोड़ा, और इसके बारे में थोड़ा नोट्स भी बना लें और सही से याद कर लें। इसके बाद आगे अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की। उसके लिए पहले हमको प्रतिबिंब बनने के नियमों के बारे में पता होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। इस हेडिंग के तहत हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण द्वारा कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर पहला नियम हमारा जो है वो, पहला नियम हमारा यह कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के, दर्पण के मुख्य अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात, दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर वापस लौटती है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, वापस किस दर्पण में लौटती है, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वापस नहीं लौटेगी। क्यों नहीं लौटेगी, अभी मैं अभी चित्र बनाऊंगा तब आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे अवतल दर्पण में, अथवा, अब ये उत्तल दर्पण की बात करेंगे, अथवा मुख्य फोकस से होकर लौटती हुई प्रतीत होती है, लौटती हुई प्रतीत होती है। लौटती हुई प्रतीत किस में होगी, उत्तल दर्पण पे। इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, अभी आपके जब हम चित्र बनाएंगे तब पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। तो यहाँ पर पहले हमने एक अवतल दर्पण बना लेना है, और इस नियम को हम बनाकर दिखाएंगे चित्र द्वारा आपको। तो हमने यहाँ पर अवतल दर्पण बना लिया है। अब हमारी जो परिभाषा, ये पहली हेडिंग है, ये क्या कहती है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष हमने बना ली, इसके समांतर चलने वाली कोई प्रकाश की किरण बना ली। इसके लिए हम पहले यहाँ पर मुख्य फोकस बना लेंगे, यहाँ पर वक्रता केंद्र बना लेंगे। तो पहला नियम ये कहता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। मुख्य अक्ष हमारी यह है, इसके समांतर, समांतर का मतलब है सम अंतर, बराबर अंतर, अर्थात ये किरण दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी वो समांतर कही जाएंगी। हमारी कापी पे जितनी भी ये लाइनें बनी हुई होती हैं ये सभी एक दूसरे के समांतर होती हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी हर एक जगह पर बराबर है, और इसको कितना भी बढ़ाते जाएं ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जो है वो क्या होती है, दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर वापस जाती है। तो प्रकाश की किरण इधर से चली, मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण पर गिरी और मुख्य फोकस से होकर वापस चली गई। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वापस गई। अब बात करेंगे कि जाती हुई प्रतीत कहाँ होगी। इसके लिए हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये हमने देखिए उत्तल दर्पण बना दिया है। अब आप देखिए उत्तल दर्पण ये पीछे की ओर घुमा हुआ है,
अब इसका अगर हम गोला पूरा करें तो इसका गोला पूरा इस ओर बनेगा, तो इसका जो सेंटर होगा वो भी इसी ओर होगा। सेंटर को सी कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता केंद्र, और फोकस भी इसी ओर होगा। ये दोनों के बीच में बिल्कुल आधी दूरी पर होगा फोकस। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ये पोल हो गया। अब ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई मुख्य अक्ष। अब अगर प्रकाश की किरण इधर चलेगी तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान देंगे जो हमने लिखाया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। अब हमने आगे लिखा दिया है उत्तल दर्पण के लिए कि मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो मुख्य फोकस से जाती हुई लगेगी, लेकिन ये जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जब दर्पण में अंदर की ओर पेंट ही किया हुआ है तो किरण दर्पण को पार करके नहीं जा सकती, क्योंकि दर्पण का ये वाला जो सरफेस है ये अपारदर्शी हो गया है। ये वापस कहाँ जाएगी? इसी की दिशा में इधर को लौटेगी। इस तरह से लौटेगी कि अगर इसको उल्टा बढ़ाया जाए तो ये एफ से काटे। तो यहाँ पर हमारा पहला बिंदु हो गया है क्लियर कि दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है किसमें? अवतल दर्पण में, और मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। अब यहाँ पर हमारा ये एक बिंदु हो गया। टोटल इसके 3 बिंदु हैं कुल, और 3 बिंदु में से किसी भी जब हम चित्र बनाएंगे, इसका किरण आरेख खींचेंगे तो ही बिंदु अप्लाई होंगे, और 2 बिंदु अप्लाई करने ज़रूरी हैं। तो इसका पहला बिंदु ये नोट कर लेंगे, इसका ये चित्र बना लेंगे। अब दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख लिया है कि मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में, या गिरती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको भी चित्र की सहायता से समझेंगे। हमारे पास पहले हमने एक अवतल दर्पण का चित्र बना लिया, ये हमारा अवतल दर्पण मान लीजिए हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब ये बिंदु हमारा कहता है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, अर्थात कोई किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर गिरती है तिरछी, तो ये गिरने के बाद परावर्तित हो जाएगी बिल्कुल सीधी मुख्य अक्ष के समांतर। ये पहले नियम का बिल्कुल ही जस्ट उल्टा है। पहले नियम में क्या हुआ था? किरण सीधी गिरी थी, परावर्तन के पश्चात वो एफ से होकर गई थी। इसमें क्या होता है? किरण मुख्य फोकस से होती हुई गिरती है और परावर्तन के पश्चात सीधी हो जाती है। तो अवतल दर्पण में यह प्रक्रिया होगी। उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण में कोई किरण दर्पण के दूसरे सिरे को भेद करके पार नहीं जा सकती। तो हम लिख देते हैं दर्पण की ओर दर्पण पर गिरती हुई प्रतीत होने वाली या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली। यहाँ पर हमने अवतल दर्पण बनाया, इसका मुख्य अक्ष खींचा, मुख्य फोकस एफ बना दिया, वक्रता केंद्र सी बना दिया। अब कोई किरण जो एफ की दिशा में आ रही है तिरछी, ठीक, ये परावर्तन के पश्चात यहीं से सीधी लौट जाएगी। ये इस पर गिरेगी नहीं, बस गिरती हुई प्रतीत हो रही है, इसकी आभासी एक रेखा है। जो रेखा प्रतीत होती है वास्तव में नहीं होती, उसको हम आभासी रेखा बोलते हैं। यहाँ पर आभासी किरण आरेख की रेखा हमने खींच दी है। तो ये हमारा दूसरा नियम यहाँ पर पूर्ण हो गया है। अब चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम बहुत छोटा है और तीनों नियम हमें समझ में आने ज़रूरी हैं। तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि वक्रता केंद्र सी से होकर दर्पण पर गिरने वाली किरण, अब उसी तरीके से इसमें भी होगा। क्या होगा? दर्पण पर गिरने वाली किरण, दर्पण पर किरण गिरेगी किसमें? दर्पण पर किरण गिरेगी अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में गिरेगी नहीं, गिरती हुई प्रतीत होगी। तो अवतल दर्पण में गिरेगी, आगे अथवा लगा के लिख देंगे, अथवा गिरती हुई प्रतीत होने वाली किरण, गिरती हुई प्रतीत होने वाली किरण, ये प्रतीत किस में होगी? उत्तल दर्पण में। इतना बस ध्यान रखना है हमको। अवतल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है? किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी।
परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर ये तीसरा नियम कंप्लीट हो गया है। इसका भी चित्र हम बना लेते हैं। देखिए, अवतल दर्पण हमने बनाया, ये इसका सरफेस हो गया, परावर्तक तल, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया। अब कोई किरण ऐसे आती है, सी से होते हुए दर्पण पर गिरती है, तो इसकी वापस जाने की उल्टी रेखा नहीं बनेगी, यही वापस लौट जाएगी किरण, दूसरी किरण नहीं बनेगी। ये अवतल दर्पण में हो जाएगा। और इसी तरीके से अवतल दर्पण का बना लेते हैं। अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पे हमारा फोकस एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया। अब यहाँ पर ये सी की दिशा में आने वाली किरण, सी की दिशा में किरण जा रही है लेकिन पार नहीं करके सी पे जा पाती है, तो इधर आभासी रेखा बना देंगे। ये केवल यहाँ तक गई है तो ये यहीं से वापस लौट जाएगी। ये अवतल और उत्तल के दोनों हो गए। यहाँ पर मैंने 3 नियम लिखाए हैं। कोई भी दर्पण से किरण आरेख जब हम बनाएंगे तो केवल 2 ही नियम लगेंगे, कोई भी 2 नियम लग सकते हैं। वो इसके बारे में जब आगे समझाएंगे तो आप लोगों के अच्छी से समझ में आ जाएगा। इतना आप लोग सही से अच्छी तरीके से नोट कर लें और अपने नोट्स बनाते हुए अवश्य चलें।